आइए दोस्तों, अपने लोग लगातार अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि हम लोग इसको पूरी तरीके से ख़त्म करें। जैसा परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से अपने लोग 1 बाय 1 करके चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसा कि इस समय का जो माहौल चल रहा है कोविड का, कि कोरोना दोबारा से फिर से अटैक कर रहा है, तो अब जैसा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो तो वो अब आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए आपके घर तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाऊं, और मेहनत आपको भी करनी है, मेहनत हमको भी करनी है। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट भी आ रहे हैं, जितने लोग आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बस उनसे इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि अब जो माहौल है वो घर बैठ के ही पढ़ने का है, क्योंकि इस समय स्थिति फिर से ख़राब हो रही है। तो हम सभी की कोशिश ये है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सही तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। क्योंकि देखो, परीक्षाएं तो होंगी, है ना, परीक्षाएं होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं रुकेंगी। जब तक जीवन चलेगा तब तक चीज़ें तो चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन जो हम लोगों की सुरक्षा है हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। तो इस समय का जो माहौल है, इससे हम सभी लोगों को सही तरीके से लड़ना है, सामना करना है। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको आपके घर तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देंगे जो आपके लिए चाहिए। मैं अभी तो फ़िलहाल आपके लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं, फिर मैं यहाँ से रीजनिंग भी पढ़ाना शुरू करूँगा, वो भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। मैथ्स और रीजनिंग मैं आपको इसी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट पढ़ा दूँगा आपके लिए। आप किसी से तुलना करना, जहाँ से पढ़े हो या हमको पढ़ रहे हो, फिर आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगाना। अगर ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। आप जैसा भी गाइड करेंगे, जैसा भी आप बोलेंगे, उस तरीके से हम चीज़ों को सुधार करते हुए चलेंगे। क्योंकि शुरुआत है तो शुरुआत में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे जैसे टाइम इस चीज़ पर बीतेगा वैसे वैसे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो कोशिश ये है कि आपको मैं निरंतर चीज़ें प्रोवाइड कराऊं। मैथ्स और रीजनिंग की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ा दूं और अच्छे स्टैंडर्ड का पढ़ा दूं। ठीक है, तो अपने लोग बातें भी करते रहेंगे और क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो हम लोग अनुपात समानुपात को लगातार पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। जब तक ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं होगा तब तक अपने लोग अगले टॉपिक पे नहीं बढ़ेंगे। और मैं जो पीछे से नंबर सिस्टम वगैरह है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैंने अभी नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ाया आपके लिए, तो उसका मैंने अभी हाफ पार्ट पढ़ाया है। अभी मैं दोबारा आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी आप पूरी तरीके से उसको देखना। वहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है परीक्षाओं में, और वैसे भी बेसिक्स जो है नंबर्स का वो हमारे लिए पता होना चाहिए। तो मैंने अभी वो पढ़ा दिया है और अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही डलवा दूंगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, आपकी स्क्रीन पे आएगा कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में कुत्ता 6 छलांगे लगाता है उतने समय में खरगोश 7 छलांगे लगाता है, तथा कुत्ते की 5 छलांगों की लंबाई खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वहाँ भी इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। एक कुत्ता है और एक आपका खरगोश है। हमसे कह रहा है कि कुत्ता जितने समय में 6 छलांगे लगाता है, 6 लीप्स लगाता है, उतने ही टाइम में जो खरगोश है वो 6 लीप्स लगाता है, मतलब छलांग लगाता है। टाइम हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि कुत्ता जितने समय में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, या 1 सेकंड में, या 1 घंटे में, 1 दिन में जितना भी कूदता है, मतलब 6 छलांगे कूदता है, 6 छलांगे लगाता है, उतने ही टाइम में खरगोश 7 बार कूदता है। ठीक है,
हमसे कह रहा है कि इसकी 5 छलांगें, इसकी 5 छलांगों की लंबाई इसकी 6 छलांगों की लंबाई के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि ये 5 छलांगों में जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी खरगोश को तय करने के लिए 6 लीप्स लेनी पड़ेंगी। अब आपको यही डेटा दिया है और आपसे कहा है कि इनकी चालों का अनुपात बताओ। तो जो किताबों में लिखा है या जो लोग बताते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसकी क्रॉस कर देते हैं। 6 छंग 36 तो 36 और 7 पंजे 35, 35 तो 36 अनुपात 35 इनकी चाल का अनुपात आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आप भी ऐसे कर देना क्रॉस, इसी सिचुएशन इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन हो तो। जब उसमें 3 कर देगा 4 कर देगा तो दिक्कत हो जाती है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डायरेक्ट हम इसको करें और कॉन्सेप्ट से करें तो क्या फर्क है। देखो ध्यान से, अब इसने ये 6 लीप्स लगाई होंगी तो किसी ना किसी टाइम में लगाई है, क्वेश्चन भी कह रहा है। तो मान लेते हैं ये इसने 1 मिनट में कूदा है। कह रहा है कि 6 छलांगे लगाने में कुत्ते ने 1 मिनट का टाइम लिया है, तो इसने भी 1 मिनट का टाइम लिया होगा 7 छलांगे लगाने में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 छलांगों में जितनी दूरी जाएगा उतनी दूरी ये 6 छलांगों में जाएगा। तो अब आप देखो इन दोनों से कटने वाली 5 और 6 से कटने वाली संख्या देखो आप क्या होगी। 5 और 6 से कटने वाली संख्या मतलब इनका एलसीएम। कहने का मतलब हमें दोनों को हर हाल में बराबर करना है, तो हमने ले लिया इन दोनों का एलसीएम। आप अगर देखोगे तो इससे अगर इसे काटोगे, 5 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। मान लो इसकी एक छलांग जो है मीटर में है, 6 मीटर की है, क्योंकि सेंटीमीटर में मान लो, किलोमीटर में मान लो, मीटर में मान लो, भाई कूदेगा तो दूरी ही तो चलेगा। दूरी किस में मापी जाती है, किलोमीटर या सेंटीमीटर या मीटर में। तो हमने मान ली इसकी एक छलांग जो है 6 मीटर की है। फिर इसकी एक छलांग कितने मीटर की होगी मान लो, तो इसकी एक छलांग होगी 5 मीटर की। क्लियर है। अब आप देखो ध्यान से, ये 5 छलांगे कूद रहा है और एक छलांग अगर इसकी 6 मीटर की है तो 5 छक्का 30 मीटर की होगी ना, बोलो। तो इसकी क्या हो गई, 30 मीटर दूरी हो गई। और यहाँ 5 मीटर की एक छलांग है और 6 छलांगे लगा रहा है, तो देखो इसकी भी दूरी 6 गुणा 5 करोगे 30 हो गया। क्लियर है। तो जितनी दूरी ये चल रहा है उतनी दूरी ये चल रहा है। अब इसकी छलांग एक जो है वो 6 मीटर की है और कितनी लगा रहा है 1 मिनट में, 6। तो आप बताओ अगर मैंने इसकी गुणा कर दी तो 6 छंग 36 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में ये 36 मीटर की दूरी चलेगा। और ये 5 सत्ते 35, तो ये 35 मीटर प्रति मिनट की दूरी चलेगा। तो आपने अनुपात बना लिया 36 अनुपात 35। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सही तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम इसी टाइप का, तो आपको वो भी समझना है क्वेश्चन सही तरीके से। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कुत्ता एक शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है और एक लोमड़ी शेर की 10 छलांगों के लिए 12 छलांग लेती है, और 5 छलांगों के लिए कुत्ता द्वारा तय की गई दूरी, 15 छलांगों में शेर द्वारा तय की गई दूरी तथा 20 छलांगों में लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। उनके चालों का अनुपात बताओ। एक कुत्ता प्रत्येक 10 छलांगों के लिए 7 छलांग लेता है, शेर की प्रत्येक, तो यहां पे लॉइन और यहां पे लोमड़ी। ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 छलांग, इसकी प्रत्येक 10 छलांग के लिए ये 7 छलांग लेता है, और एक लोमड़ी शेर की 10 छलांगों के लिए 12 छलांग लेती है, ये 12 छलांग लेती है। क्लियर है। ये जानकारी आपको क्वेश्चन में दे रहा है। हमसे कह रहा है और 5 छलांगों के लिए कुत्ता द्वारा तय की गई दूरी, 5 छलांगों में कुत्ता द्वारा तय की गई दूरी, 15 छलांगों में शेर द्वारा तय की गई दूरी और 20 छलांगों में लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। तो उनकी चालों का अनुपात बताओ। तो अब आप देखो ध्यान से, यहां हो गए 3 लोग, कुत्ता, खरगोश और लोमड़ी। कुत्ते ने 7 छलांगे जितने टाइम में लगाई हैं उतने ही टाइम में शेर जो है 10 छलांगे लगा रहा है और लोमड़ी 12 छलांग लगा रही है। लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे, खरगोश शेर की 15 छलांगे और लोमड़ी की 20 छलांगों के बराबर है। तो कह रहा है इनकी चालों का अनुपात बताओ। तो आप देखो ध्यान से, मैंने कह दिया ये छलांग जो है वो 1 मिनट के अंतराल पर लग रही है। अगर इसने 7 लीप्स लगाई हैं तो इसको 1 मिनट लगा है, इसने 10 लीप्स लगाई हैं तो भी इसे 1 मिनट लगा है, और इसने अगर 12 लीप्स लगाई हैं तो इसे भी 1 ही मिनट लगा है। 1 मिनट में इसने इतनी छलांग लगाई है, इसने भी 1 मिनट में 10 छलांग लगाई है। इसकी 5 छलांगों की दूरी इसकी 15 छलांगों के, इसकी 20 छलांगों के बराबर है। तो इनका आपने क्या किया, मैंने बताया था, इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60।
इससे इसे काटोगे तो आप देखो ये कितनी बार जाएगा, 12। मान लो ये इसकी एक लीव्स 12 मीटर की है, इससे काटोगे तो इसकी एक लीव्स 4 मीटर की है, और इससे काटोगे तो इसकी एक लीव्स 3 मीटर की है। क्लियर है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर इनके स्पीड की बात करूं तो 12 सत्ते 84, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 ढाई 40, और 12 तियाँ 36। तो आप काट सकते हो इसके लिए 2 से, ये 4 से कट जा रहा है आपका, 4 दूनी 4 एकम 4 ढाई 4 नेम। तो आपकी चालों का अनुपात कितना आ गया, 21:10:9। तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट को लेकर एग्जाम में जाना है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, सही तरीके से, चाहे 2 वाला हो चाहे 3 वाला हो, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप पहले उस क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, लैंग्वेज को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको मिलकर हल करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। यदि वह अचानक टूट जाता है तो उसके टुकड़ों के भारों का अनुपात 3:4:5 हो जाता है, तो उसे 9,40,000 रुपए की हानि होती है। हीरे का वास्तविक मूल्य बताओ। देखो, हीरा जो था वो अचानक 3 पार्ट में ब्रेक होता है। ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज, 3 पार्ट में ब्रेक होता है, और वो 3 पार्ट हैं 3:4:5। ठीक है, अब आप बताइए, हीरा जो टोटल था वो इन 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 3:4:5। अब आपको पता है, अगर मैं अनुपात यहां से हटाऊंगा तो आपको पता है कि ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के बना होगा। मान लिया वो x है, तो यहाँ 3x, यहाँ पे दूसरा पार्ट 4x, और यहाँ पे ये 5x। क्लियर है। तो हमने तीनों पार्ट को यहां से देख लिया। अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ दूं तो ये कंप्लीट हीरा बन जाएगा। 9 और 3 12। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही है कि ये तीनों पार्ट को जोड़ने से हीरा कंप्लीट हो जाएगा। हमसे पहली लाइन में कह रहा है कि हीरे का जो मूल्य है वो उसके वर्ग के समानुपाती है, मतलब भार के वर्ग का, भार मतलब वेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से देखो, ध्यान से सुनना, ये तो पहले टुकड़े का वेट आया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे होगा 9x स्क्वायर, ध्यान देना। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये होगा 16x स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये होगा 25x स्क्वायर, और बराबर में अगर मैं इसका कर दूं तो होगा 144x स्क्वायर। क्लियर है। आप देखो, पहले टुकड़े का, दूसरे टुकड़े का और तीसरे टुकड़े का, अगर मैं इन तीनों टुकड़ों के भारों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप मुझे बताओ, ये तो प्राइस को शो कर रहा है ना भैया, भार के वर्ग का, भार है ये, उसका वर्ग करो तो जितना वर्ग आएगा हीरे का उतना ही मूल्य होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, समानुपाती। जैसे अगर मैंने कह दिया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के, x इसका सीधा सीधा मतलब है x बराबर है y के। तो अगर वो कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है, तो इसका मतलब है हीरे का जितना वर्ग होगा, भार का वर्ग होगा, वो हीरे के मूल्य को शो करेगा। तो इन तीनों टुकड़ों के भार का जो स्क्वायर का सम है वो कितना है, देखो ध्यान से, ये 16 और 25 और 25 50, तो ये कितना हो गया 50x स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हीरा टूटने के बाद कितने का रह गया, 50x स्क्वायर का, और टूटने से पहले कितने का था, 144x स्क्वायर का। तो आप मुझे बताओ, यहां जब मैं बेचूंगा तो इसको कितना नुकसान हो रहा है, 94x स्क्वायर का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्वेश्चन में यही नुकसान 9,40,000 के बराबर दिया है, नहीं दिया है, 9,40,000 रुपए के बराबर दिया है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 आ गई, नहीं आ गई। यहां मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि हीरे का हमसे वास्तविक मूल्य पूछा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू से हमने यहां मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा हीरे का जो एक्चुअल प्राइस है वो आ गया 14,40,000 रुपए। ये हमारे डायमंड का क्या आ गया, मूल्य आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि लाइन क्वेश्चन की क्या कह रही है। ये चीज हमको जरूरी है समझना कि वो कह रहा है कि हीरा अचानक 3:4:5 में टूट गया, तो हीरे को बेचने पर हमारे लिए 9,40,000 रुपए का नुकसान होता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य बताइए। मैंने आपको पूरे तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं परीक्षा में, देखो एक तरीके से सीधे सीधे आप समझ लो, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो भी दिक्कत हो जानी है, तो आपको सही तरीके से समझना है। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं यहाँ से। देखो जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, एक क्वेश्चन है कि किसी हीरे का मूल उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती बोले या समानुपाती बोले, एक ही बात है। यदि हीरा गलती से 4 टुकड़ों में टूटा है, अब की कितने टुकड़ों में टूटा है, 4 टुकड़ों में टूटा है, तो आपको समझना सही से, सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। 4 टुकड़ों में टूटा है और वो उनका अनुपात कितना दिया है हमें, 1:2:3:4 दिया है, जिससे उसके मूल्य पर 1,40,000 रुपए की हानि होती है। हीरे का वास्तविक मूल्य बताइए, हीरे का वास्तविक मूल्य बताइए। तो पहले टुकड़े को देखेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा 2x, तीसरे का भार हो जाएगा 3x, चौथे का हो जाएगा 4x। ये तो आ गया इनका वेट। जैसे ही वेट का आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि वो हीरे का प्राइस तो होगा, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा 16x²। अगर हीरे के सभी पार्ट को जोड़ दोगे तो आप बताओ टोटल हीरे का वेट हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x²। क्लियर है, वो सॉरी 10x। तो अगर आप इनको जोड़ोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100x²। सेम लॉजिक है। जब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का जो मूल्य है वो उसके भार के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, तो पहले तो आप भार देखो, अलग अलग टुकड़ों का भार देखा, टोटल का भार देखा, फिर जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर किसको शो करेगा, मूल्य को। तो मैंने देखा कि पहले टुकड़े का मूल्य x², दूसरे का 4x², तीसरे का 9x² और चौथे का 16x²। अगर मैं इन सभी को जोड़ रहा हूं तो आप देखो ध्यान से, 25 और ये 5 30, तो ये 30x² का है नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में था 100x² का, टूटने के बाद रह गया 30x² का। तो कितने की हानि हो रही है, आप कहोगे सर 70x² की हानि हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में 1,40,000 रुपए की हानि हो रही है। तो x² की वैल्यू निकालोगे तो आप देख रहे हो 70 दूनी करोगे 140, मतलब आपका यहां से आ जाएगा 2000। यहां मल्टीप्लाई कर दोगे x² की वैल्यू से, तो आप बताओ आपके हीरे का जो मूल्य है वो 2 लाख रुपए है या नहीं है। जो एक्चुअल में हीरे का मूल्य है वो 2 लाख रुपए है। आपका ऑप्शन नंबर आपको दिखता होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हटा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। निरंतर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से करा दूँ, आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख लेना, आपको पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको कमेंट करके बताना है कि हमको किस तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले मोजे तथा कुछ जोड़ी भूरे मोजों का ऑर्डर दिया। देखो कुछ जोड़ी मतलब 4 जोड़ी तो काले मोजे, ब्लैक सॉक्स और ब्राउन, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन की बात कर रहा है यहाँ से। तो आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन। यहां तो 4 जोड़ी की बात कर रहा है, लेकिन यहां पता नहीं, मान ले रहे हैं एक्स पेयर की बात कर रहा है। कह रहा है कि काले रंग के मोजों की जो कीमत है वो भूरे रंग के मोजों की कीमत से 2 गुनी है, मतलब इनकी जो कीमत है वो 2 है, तो इसकी कीमत कितनी है, 1 है। ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है कि बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग के मोजों की संख्या आपस में बदलकर लिख दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले रंग और भूरे रंग के मोजों का मतलब संख्या का अनुपात क्या है, मोजों की संख्या का अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना क्या है। देखो यहां से हमें कोई भी जानकारी एक्चुअल में नहीं दी है, अनुपात देकर अनुपात ही पूछा है। हमसे कह रहा है कि हमने 4 जोड़ी तो काले मोजों को ऑर्डर दिया और कुछ जोड़ी भूरे मोजों का जो ऑर्डर दिया है। इसमें कह रहा है कि जो काले मोजे हैं उनकी जो कीमत है वो भूरे से डबल है, दुगनी है। ये तो समझ रहे हैं अनुपात का मतलब है, डबल है। अगर ये 10 रुपए का है तो ये 20 का होगा, ये 50 का है तो ये 100 का होगा, ये 200 का, ये तो 400 का होगा। ये मतलब तो है। हुआ क्या, आप मोजे खरीदने गए, ठीक है, आपने कैलकुलेशन कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 4 जोड़ी काले खरीदे, कुछ भूरे खरीदे,
और आप पेमेंट करने गए, लेकिन बिल बनाते समय गलती हो गई और गलती ये हुई कि ब्लैक की जगह पे ब्राउन और ब्राउन की जगह पे ब्लैक कर दिया और बिल जो है वो 50% इंक्रीज कर गया। तो हमसे कह रहा है कि हमें ये बताओ कि शुरुआत में ब्लैक और ब्राउन का जो रेशियो था वो क्या था, ये बताना। तो आप ध्यान देना, मान लो यहां से मैं अगर आपसे बात करूं स्थिति की, तो आप एक चीज बताना, आप 4 जोड़ी ब्लैक सॉक्स खरीद रहे हो, कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। मान ले रहे रेशियो है 2 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? आप कहोगे सर हमें 8 रुपए देना पड़ेगा। एक का अगर 4 है, मतलब सॉरी, एक का अगर 2 है तो 4 का कितना होगा? 8। यहां एक का कितना है? 1, और खरीदना कितना है? x। तो आप कहोगे सर यहां से तो मुझे 8 रुपए देना पड़ रहे हैं और यहां से मुझे x रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे 8 प्लस x रुपए ही तो दुकानदार को देना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि ये वाले जो सॉक्स थे इनको इस कीमत से काउंट कर दिया और ये वाले जो सॉक्स थे इनको इस कीमत से काउंट कर दिया। बात आ गई समझ में? तो अब बताओ 4 जोड़ी खरीदना है, कितने के भाव से? 1 के भाव से। तो आप कितना दोगे? 4 एकम 4। x जोड़ी खरीदना है, कितने के भाव से? 2 के भाव से। तो कितना दोगे? 2x दोगे ना। तो अब आपको इतना पे करना होगा। तो जब आप शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर जो पेमेंट कर रहे थे वो आप 100% कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो कितना करोगे आप? 100%। लेकिन अब 100% से कितना ज्यादा हो गया? ये 50%, तो 150 हो गया। तुलना हमेशा 100% से होगी। तो आपका ये वाला रेट है वो इस वाले रेट से 50% ज्यादा है, तो ये वाला जो देना था आपको पैसा ये 100% था, लेकिन अब ये दोगे तो इससे 50% ज्यादा मींस 150% दोगे। अगर मैं इन दोनों का अनुपात बना दूं तो इन दोनों का अनुपात बनाओगे ये बराबर हो जाएगा। यहां काटोगे तो ये 2 बार, यहां काटोगे तो ये 3 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अट्ठे 24 प्लस 3x बराबर में 8 प्लस का 2 दूनी 4x। x को उठा के इधर ले गए तो x बचा और 8 को उठा के इधर लाए तो 16 बचा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 16। तो शुरुआत में अगर हम देख रहे हैं ये तो हमारे पास 4 ब्लैक 4 थे और ये 16 थे। अगर इनका रेशियो बनाएंगे तो 4 एकम 4 चौक, तो 1:4 का अनुपात यहां से आ जाएगा कि हमने शुरुआत में जो ऑर्डर दिया था वो 1:4 के अनुपात में हमने ऑर्डर दिया था। तो क्वेश्चन अच्छा है, आप जरा सही से इसको देखना समझना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक चीज को सही से अगर आपने देख लिया ना तो ताउम्र आप नहीं भूलोगे उसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहां से, देखो एक व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका 1/3 भाग वह 3:2:4 के अनुपात में 1/3 3:2:4 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है। आय का 2/5 भाग वह यातायात तथा मनोरंजन पर क्रमशः 4:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। मतलब आय का 2/5 भाग वह यातायात तथा मनोरंजन पर क्रमशः 4:5 के अनुपात में खर्च करता था। शेष 2700 रुपए वह बैंक में जमा कर देता है। ज्ञात कीजिए वह भोजन, वस्त्र तथा यातायात पर कुल कितने रुपए खर्च करता है। तो आप देखो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन बने तो आपको अमाउंट तो मानना पड़ेगा। मानने के लिए आप हमेशा जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे तो आप इसको ऐसा करना, डिनोमिनेटर का आप क्या करना, एलसीएम ले लेना। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर 15, ठीक है, आपने कहा कि 15, तो 15 है, 15वीं रेशियो में आप इसको 1500 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 मान के करोगे तो भी, x मान के करोगे तो भी, तो आपने 1500 मान लिया। अब आप मुझे बताओ इसका, वो ये कह रहा है 1/3, तो 3 पंजे 15 मतलब 500 रुपए। वो 500 रुपए, इस 500 रुपए को वो यहां से डिस्ट्रीब्यूट करता है 3, 2 और 4 के अनुपात में।
यही हमसे कह रहा है 3 2 4। और इसका जो 2/5 बचा है, इसका जो 2/5, 5 3 15 और 3 दूनी 6, 600 रुपये। 600 रुपये को वो 4:5 के अनुपात में खर्च करता है। और शेष देखो 500 और 600 कितना हो गया 1100, बचा कितना इसका 400। ये 400 रुपये इसका बचा, 400 रुपये इसका क्या हुआ है बचा है। अब 400 रुपये बचा है, लेकिन क्वेश्चन में यही से 2700 रुपये वह बैंक में जमा कर देता है। ज्ञात कीजिए वह भोजन, वस्त्र तथा यातायात पर कुल कितने रुपए खर्च करता है। तो सबसे पहले देखो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 27/4 ये आ जाएगी आपकी। अब यहां से अगर आपको निकालना है तो ये देखो 27/4 1 यूनिट की वैल्यू, यहां से निकालोगे 27/4। अब आप मुझे एक चीज बताओ ध्यान से देखकर कि यहां पे अगर मैं देखूं, मैंने एक्चुअल में निकाला अभी कि 2700 रुपए, मैंने यहां 400 मेरे अनुसार शेष बचे, 400 की वैल्यू है 2700, तो 1 की वैल्यू आ गई 27/4। अगर मैं देखूंगा कि वो 1/3 कितना खर्च कर रहा है एक्चुअल में, तो 500 गुणा 27/4 किस अनुपात में बांटेगा 3 2 4 के। और 600 2/5 कितना है 600 एक्चुअल में निकालोगे तो 27/4 से गुणा करोगे। ठीक है, ये आ गया। यहां से हमसे ये कह रहा है कि पहला जो अनुपात है उसका 1/3 भाग क्रमशः ये भोजन पर है, ध्यान देना, भोजन, ये वस्त्र है और ये शिक्षा है। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना चीज़ों को समझने के लिए। और ये वाला जो है ये यातायात है, यातायात और मनोरंजन। हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि भोजन प्लस वस्त्र तथा यातायात, हमसे ये पूछ रहा है इन पर मिलाकर कितना खर्च करता है। तो अब देखो ध्यान से मैं यहां से क्लियर कर दूं, मुझे भोजन निकालना है, मुझे वस्त्र निकालना है, मुझे यातायात निकालना है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि 4 और 2 6 और 3 9 यूनिट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मैं कहूं कि मेरे को इतनी पता है, तो 9 से 3 बार जाएगा और इससे ये 125 बार जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 3 36 और 3 पंजे 15, 375 हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 375। क्लियर है। तो 3 और 2 5, अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 गुणा 375 प्लस यहाँ देखो ये 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू है 600 गुणा 27/4, तो 9 3 27 और 15 चौका 60 150 मतलब 45। तो यातायात का कितना आ जाएगा यहाँ से 4 गुणा 450। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 हो गया, 5 3 15 और 3 18, और ये आ जाएगा आपका 45 दूनी 90 मतलब 1800। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1800, यहाँ जोड़ दो तो आपका ये जो है 3675 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा 3675 रुपये आपका यहाँ से क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सही तरीके से आपको समझना है तो बार बार क्वेश्चन को सही से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सोचो इसको शॉर्ट करके कर लें तो दिक्कत करेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आपको निकालनी ही पड़ेंगी यहाँ से, और कोई आपके पास उपाय नहीं है क्वेश्चन को करने का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हटाते हैं इस क्वेश्चन के लिए और एक और बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं यहाँ से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल का जो अनुपात है वो 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात बताओ। हमसे ये कह रहा है कि पृथ्वी पर लैंड और जो वाटर है उसका जो रेशियो दिया है वो 1:2 दिया है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:3। तो हमसे कह रहा है कि साउथर्न में निकालना है। हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो हमको बताना है कि कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, आपको किस तरीके से समझना है क्वेश्चन के लिए ये देखो ध्यान से। हमसे कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पे होल अर्थ पर लैंड और वाटर भूमि और जल का जो अनुपात दिया है 1:2। कहने का मतलब है कि पानी भूमि से 2 गुना है पूरी पृथ्वी पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी और जल का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमसे कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल मतलब पृथ्वी और जल का अनुपात बताओ। तो देखो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें कितना दिया है लैंड और वाटर का रेशियो, ध्यान देना, लैंड और वाटर का रेशियो दिया है 2:3। और इसमें कितना दिया है लैंड और वाटर का रेशियो, इसमें दिया है, मतलब इसमें नहीं दिया है, इसमें पूछना है। तो आपको ये देकर ये पूछा है और पूरी पृथ्वी का भी दिया है आपके लिए। पूरी पृथ्वी पर कितना दिया, पूरी पृथ्वी मतलब ये मिलाकर पूरी पृथ्वी जितना पार्ट ये होगा, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आधा ये होता है तो आधा ये होता है। क्लियर? पूरी पृथ्वी पे दिया है 1:2। पूरी पृथ्वी पे कितना दिया, 1:2। पूरी पृथ्वी पे 1:2 पूरी पृथ्वी पे दिया है। आधा इधर होगा आधा इधर होगा। अब कितना कितना है मालूम नहीं। मान लो मैंने यहां से कह दिया कि इसमें मैंने 100 से गुणा कर दी, इधर भी 100 से गुणा कर दी, तो दोनों मिलाकर कितने यूनिट हुआ, 300। तो 300 का आप कहोगे कि सर आधा इधर होगा और नियम के अकॉर्डिंग 300 का आधा इधर होगा। तो ये आधा कितने में बटेगा, ये आधा कितने में बटेगा आप बताओ। ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो 20 तियाँ 60, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तियाँ 90, मतलब 30 तियाँ 90। तो कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी है वो 60 यूनिट है और वाटर 90 यूनिट है। टोटल था कितना, ये 100 यूनिट था आपका लैंड। 100 में से 60 निकल गया, बचा कितना यहाँ 40। और यहाँ था टोटल 200, 200 में से 90 निकल गया, बचा कितना 110। रेशियो बनाओगे तो आपका 4:11 आएगा, नहीं आएगा, 4:11। ये आंसर हो गया आपका। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके से अगर हम इसे करें तो देखो ध्यान से समझना, अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो इसको कैसे करेंगे आप जरा ध्यान देना। यहाँ पे 1:2 दिया है, ये पूरे पर दिया है होल, और ये आपको आधे में दिया है, हाफ बोल दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध आधे आधे होते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2:3। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला रेशियो इसका डबल है और ये वाला रेशियो इसका आधा है तो क्या दिक्कत है, साफ साफ दिख रहा है। ये पूरे पृथ्वी का है और ये आधी पृथ्वी का है, आधी का देकर आधी का पूछा है। तो आप बताओ ये कितने यूनिट है, दोनों को मिलाकर 3 यूनिट और ये दोनों को मिलाकर कितना है 5 यूनिट। क्या ये रेशियो सही रूप में है भाई? ये वाला इसका आधा है ना, ये वाला इसका डबल है, तो होना चाहिए ना सही तरीके से। तो पहले तो इन दोनों को करो बराबर। बराबर करने के लिए एलसीएम लोगे, यहाँ 5 से गुणा करो, यहाँ 3 से गुणा करो। अब दोनों रेशियो कर लिए मैंने बराबर, ये भी 30 यूनिट ये भी 30 यूनिट। क्या ऐसा क्वेश्चन में है? नहीं है। आप कहोगे सर ये वाला इसका डबल है, तो डबल है तो इसीलिए इसमें कर दो 2 से गुणा। 2 से गुणा कर दिया आपने। अब आप देखो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये है 3, तो 5 दूनी 10, 10 के अंदर गुणा करो कितना आएगा 10, और इधर 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आएगा 6, घटाओ कितना आया 4। यहाँ देखो 20 दूनी मतलब 10 दूनी 20, और यहाँ देखो 3 तियाँ 9, तो यहाँ देखो कितना आया 11, घटा के। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सही से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अपने लोग निरंतर कंटिन्यू अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, और जो भी आपकी परीक्षा है उसमें कहीं से कहीं तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।